हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। तो फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में जो सेल बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज हम बना रहे हैं, जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनील्स के बारे में बात की थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स कैसे मूव करते हैं? या फिर क्या कभी आपने सोचा है कि सेल अपना शेप कैसे मेंटेन करके रख सकता है? या फिर कभी आपने सोचा है कि जब वेसिकल्स का मूवमेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी की तरफ, तो आखिर वो किस तरीके से होता है? इन सभी चीज़ों को जानने या समझने के लिए हमें पढ़ना होगा साइटोस्केलेटन। तो अभी तक बाकी ऑर्गेनील्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज के लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइटोस्केलेटन की जो डिटेलिंग है, यानी कि जो एक कॉन्सेप्ट है थ्रेडिंग का या फिर डायनामिक इंस्टेबिलिटी का, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज एक बेसिक ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है साइटोस्केलेटन के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोगों ने सभी मेजर ऑर्गेनील्स कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन जो आज हमें पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जैसे कि सेल अपना शेप कैसे मेंटेन करता है, क्रोमोसोम्स कैसे मूव करते हैं, या वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी की तरफ किस तरीके से मूव करते हैं, इन सभी चीज़ों का एक जवाब जो है वो है साइटोस्केलेटन। तो आज के लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन का एक बेसिक आइडिया लेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन। आखिर ये साइटोस्केलेटन होता क्या है, इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। तो साइटोस्केलेटन एक डायनेमिक नेटवर्क है। अच्छा, जब शब्द डायनेमिक का इस्तेमाल होता है, डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, जो एक जैसा ना रहे और जो चेंज होता रहे, जिसमें बदलाव होता रहे, उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब ये हो गया, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये डायनामिक नेचर के होते हैं, उन्हीं को साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अब साइटोस्केलेटन का एक रफ फंक्शन क्या होता है? साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट में मदद करता है। मूवमेंट किस चीज़ का? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। अब सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी चीज़ को मूव करना है, किसी ऑर्गेनील को मूव करना है, किसी मॉलिक्यूल को मूव करना है, तो साइटोस्केलेटन की ज़रूरत पड़ती है। इसी में साइटोस्केलेटन का फंक्शन छिपा हुआ है। अब साइटोस्केलेटन की अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो तीन तरीके के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहला हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा हो गया माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक बार जल्दी से दोबारा देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इनके बारे में जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले कि इन तीनों में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट में डिफरेंस किस चीज़ का है? तो अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इनके बीच में डायमीटर के लेवल पे डिफरेंस होता है। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है, यानी कि उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है। एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट जिसे हम बोलते हैं, ये इसको हम माइक्रोफिलामेंट भी कह सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो सबसे पतला होता है, सबसे थिन होता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी जो डायमीटर होगा वो रफली दोनों के बीच में होगा। तो स्ट्रक्चर वाइज ये डिफरेंस है, डायमीटर वाइज ये डिफरेंस है। इसके अलावा इनमें प्रोटीन के कंपोजिशन में भी, यानी कि कौन सा माइक्रो या कौन सा साइटोस्केलेटन किस प्रोटीन का बना हुआ है, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो प्रोटीन के बारे में भी अभी बात कर लेंगे। और फंक्शन वाइज तो डिफरेंस ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे डायग्राम में मैंने ये भी दिखाया हुआ है कि साइटोस्केलेटन में इनकी लोकेशन रफली कहाँ कहाँ पे है। अगर आप देखें तो ये हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे हो गया मेरा माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो गया? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। माइक्रोफिलामेंट कहें तो ये माइक्रोफिलामेंट हो गया। और इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, यहाँ पे मार्क भी है। तो एक सेल के अंदर इन सब की लोकेशन क्या-क्या होती है, उसका एक रफ आइडिया आपको समझ में आया। अभी आगे और भी डायग्राम्स हैं जिनके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको डायमीटर के हिसाब से बताया था, तो आप देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट रफली 6 नैनोमीटर के आसपास होता है। 7 नैनोमीटर भी कुछ किताबों में मेंशन रहता है। वहीं इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर के आसपास होता है, थोड़ा सा ज़्यादा है माइक्रोफिलामेंट से। और माइक्रोट्यूब्यूल लगभग लगभग 25 नैनोमीटर के आसपास होता है। इसके बारे में अभी आगे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन तीन प्रकार का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट।
अब हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं, सबसे बड़े साइज में होते हैं, यानी कि इनका डायमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, 25 नैनोमीटर के आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉलो सिलेंडर लाइक होता है। जैसे कि आपने पाइप देखे होंगे ना, तो पाइप क्या होते हैं, हॉलो होते हैं अंदर से और सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा होगा, ये पूरा का पूरा, और पाइप जैसा है और यहाँ पे हॉलो है। ठीक है, क्लियरिटी हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये दो प्रोटीन से मिलकर के बनता है। एक तो प्रोटीन का नाम है अल्फा ट्यूब्यूलिन और दूसरा नाम है बीटा ट्यूब्यूलिन। अब ये क्योंकि ये दोनों प्रोटीन्स अलग अलग हैं, एक है अल्फा ट्यूब्यूलिन और दूसरा है बीटा ट्यूब्यूलिन, तो इन दोनों को मिला करके हम एक डाइमर बोल सकते हैं। और ये कैसा डाइमर हो गया, हीटेरो डाइमर, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में इतनी बातचीत हो गई, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, डायमीटर के बारे में, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। डायग्राम वाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने डायग्राम भी लिया हुआ है, एक अल्फा ट्यूबुलिन है, ये बीटा ट्यूबुलिन है। ये जो है ये एक आपका डाइमर हो गया, इसी तरीके से ये एक डाइमर हो गया, इसी तरीके से ये एक डाइमर हो गया। तो इस डाइमर की मदद से पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है रादर, इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट, अब प्रोटोफिलामेंट बनता है अल्फा बीटा सब यूनिट से मिलकर के। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो पिंक कलर का बनाया है वो अल्फा सब यूनिट, ये जो ग्रेश कलर का है वो बीटा सब यूनिट। तो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा सब यूनिट से मिला करके एक प्रोटोफिलामेंट बनता है। और 13 प्रोटोफिलामेंट जब मिल जाते हैं आपस में, 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिल जाते हैं आपस में, तो माइक्रोट्यूब्यूल की वॉल बनती है। एक रफ आइडिया आपको ले लिया। अभी हम इसके बाद जब नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है प्रोटोफिलामेंट। 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर के माइक्रोट्यूब्यूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल अल्फा बीटा ट्यूबुलिन की मदद से बनता है। अब बात कर लेते हैं फंक्शनैलिटी की। तो फंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, इट मेंटेन्स सेल शेप। तो सेल का प्रॉपर शेप बना रहे, ये माइक्रोट्यूब्यूल का काम है। इसके अलावा सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर वाला जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बाकायदा होता रहे। इसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल, आपको याद होगा अगर आपने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जाकर के जुड़ता है, और उसके बाद स्पिंडल ऑपोजिट साइड में स्पिंडल फाइबर स्ट्रेच होते हैं जिसकी मदद से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। तो ये माइटोटिक स्पिंडल भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना हुआ होता है। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला भी माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने हुए रहते हैं, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। और इसके अलावा क्रोमोसोम का मूवमेंट, अब ऑब्वियसली स्पिंडल फाइबर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए ही तो इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर गेट के एग्जाम में और CSIR के एग्जामिनेशन में टेस्ट होता है, डायनामिक इंस्टेबिलिटी। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल बहुत ही अनस्टेबल से स्ट्रक्चर हैं, ये बहुत ही डायनामिक स्ट्रक्चर हैं, इनमें कंटिन्यूअसली श्रिंकेज और ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ भी होती है, श्रिंकेज भी होता है, ग्रोथ होती है, श्रिंकेज होता है, इस तरीके से कंटिन्यूअसली प्रोसेस होते रहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को डायनामिक इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ग्रोथ और श्रिंकेज कंटिन्यूअसली होता रहता है, इसी को बोलते हैं डायनामिक इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ से अगेन ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रग कनेक्शन से रिलेटेड। अब बहुत बार एग्जाम में आता है कि कौन सी ड्रग का साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कॉल्चिसिन के ऊपर, तो ये पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर देती है। अब आप सोचेंगे पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो लेंथ हो रही होती है वो बढ़ रही होती है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और अगर कम हो रही है उसको बोलते हैं डीपॉलीमराइजेशन। तो कॉल्चिसिन पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर देता है। इसी तरीके से विन ब्लास्टिंग की बात करें, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को रोक देगा, यानी कि जो सेल डिवीजन के प्रोसेस को हैम्पर करने वाली दोनों ही ड्रग्स हैं। अभी आगे के समय में जब हम लोग और डेप्थ में बात करने वाले होंगे कैंसर के रेस्पेक्ट में, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों ड्रग्स में, उसको उस समय मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा।
तो कॉल्चिसिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया, दोनों ही सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे। ये इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन को असेंबली को रोकती है। इसके अलावा टेक्सोल की अगर बात करें तो इसको पैक्लीटेक्सेल भी बोलते हैं, और ये भी डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है। एक देखिए ये पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रही थी यानी कि लेंथ के बढ़ने को, और दूसरी टेक्सोल जो है वो डीपॉलीमराइजेशन यानी कि शॉर्टनिंग को या श्रिंकेज को प्रिवेंट कर रही है। तो ये तीनों की तीनों ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में जितना बेसिक आइडिया आपको लेना चाहिए वो आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट को या एक्टिन फिलामेंट के बारे में। देखिए एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट थिनेस्ट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं। थिनेस्ट यानी कि पतले से पतला, बहुत पतला होता है, और डायमीटर जैसा कि मैंने आपको बताया 7 नैनोमीटर के आसपास का डायमीटर होता है। तो ये साइटोस्केलेटन में सबसे पतले, सबसे थिनेस्ट साइटोस्केलेटन होते हैं। ये मेड किसके होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे कि मैंने इससे पीछे अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में जब बात कर रहे थे तो वो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ था। अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन के प्रोटीन से बना हुआ था। यहाँ पे ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बनता है। अगर हम मोनोमर की बात करते हैं, जैसे कि ये एक मोनोमर है, इसको हम लोग बोलते हैं जी एक्टिन। अब अगर मल्टीपल जी एक्टिन इस तरीके से आपस में जुड़ते हुए चले जाएं, एक जी एक्टिन, दूसरा जी एक्टिन, तीसरा जी एक्टिन, ऐसे आपस में जुड़ते हुए चले जाए तो उसको हम लोग एफ एक्टिन बोल देते हैं। तो अगर मोनोमर कहा जाए तो जी एक्टिन, और जी एक्टिन अगर पॉलीमराइज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एफ एक्टिन। इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे फंक्शंस हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखे थे वैसे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन एक जो मेजर है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का है। अगर मैं अपने आर्म को एक्सटेंड कर रहा हूँ या रिलैक्स कर रहा हूँ तो ये जो रिलैक्सेशन वगैरह है, प्रोसेस जो है, ये एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से हो रहा है। इसके अलावा सेल का मूवमेंट, इंट्रासेलुलर मूवमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सेल के अंदर के मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, सेल के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑल इन ऑल पूरे कंप्लीट सेल कैसे मूव करेगा? एक्टिन के थ्रू। इसके अलावा साइटोकाइंस, साइटो जो काइनेसिस वगैरह का जो प्रोसेस होता है, साइटोकाइनेसिस में लिख देता हूँ यहाँ पे। साइटोकाइनेसिस मतलब जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होता है, तो कैरियोकाइनेसिस हो गया जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन हो रहा होता है वो भी एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से ही होता है। इसके अलावा सेल शेप में कोई चेंज हो रहा हो या माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन हो रहा हो, इन सब चीज़ों में एक्टिन फिलामेंट्स की मदद होती है। अब बात कर लेते हैं मायोसिन जब एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ता है। मायोसिन एक दूसरे तरीके का फिलामेंट है, दूसरा प्रोटीन है। जब वो एक्टिन प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है तो यहाँ पे एक्टिन प्लस मायोसिन, इसकी मदद से मसल का कंट्रैक्शन होता है। मैंने पीछे एक्टिन के बारे में आपको बताया था कि एक्टिन इज इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन, बट सोनली नहीं, वो मायोसिन प्रोटीन के साथ इन्वॉल्व होता है, और मायोसिन और एक्टिन साथ में मिलकर के मसल कंट्रैक्शन करवाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो यहाँ पे आप एक्टिन सब यूनिट देख सकते हैं। एक्टिन मिल करके, जी एक्टिन मिल करके एफ एक्टिन बनाता है। यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जी एक्टिन है, एक मोनोमर है। देखिए जी एक्टिन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीपी जुड़ा हुआ है। जब एटीपी जुड़ा रहता है तो स्ट्रेंथ जो लेंथ होती है एफ एक्टिन की, वो बढ़ती हुई चली जाती है। वहीं अगर आप एटीपी हटा दीजिए, एडीपी अटैच कर दीजिए एडीपी मॉलिक्यूल्स को, तो जो शॉर्टनिंग होती हुई चली जाती है, टूटता हुआ चला जाता है जो एफ एक्टिन होता है। आगे के बारे में इसको ट्रेडमिलिंग भी बोलते हैं। आगे के समय में इसमें इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो थर्ड टाइप का साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट भी बोलते हैं। नाम के जैसे ही इसका साइज इंटरमीडिएट होता है माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट के बीच का साइज होता है। तो इंटरमीडिएट मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इन साइज। और दूसरा चीज़ है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड होती है डेली वियर एंड टियर को सरवाइव करने के लिए, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के थ्रू अचीव होती है। डायमीटर जो यहाँ पे होता है वो 10 नैनोमीटर के आसपास का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं इनके बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देना। और अगर देखें स्टेबिलिटी वाइज तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो माइक्रो फिलामेंट और
माइक्रोट्यूब्यूल से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग इंटरमीडिएट फिलामेंट अलग अलग सेल्स के अंदर देखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो केराटिन फिलामेंट्स हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के ही एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा विमेंटिन मीजेनकाइमल सेल्स के अंदर देखा जाता है। तो विमेंटिन मीजेनकाइमल सेल्स का हो गया। डेस्मिन जो होता है वो मसल सेल्स के अंदर, न्यूरोफिलामेंट्स ऑब्वियसली न्यूरॉन्स के अंदर, और लैमेंट्स जो है वो न्यूक्लियर लेमाइना के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर लेमाइना मतलब न्यूक्लियस की जो अंदर वाली लेयर होती है उसको न्यूक्लियर लेमाइना बोलते हैं। तो लैमिन प्रोटीन से वो बनती है और एक तरीके के इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट आखिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखें, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का मोनोमर है, यानी कि एक फाइबर है, एक फिलामेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो जुड़ गए आपस में। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो इस तरीके से मैं एक और पेन से दिखाता हूँ, इस तरीके से दो ये जुड़ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ये हैं और दो ये हैं, कुल मिलाकर के चार हो गए। तो ये टेट्रामर फॉर्म हो गया, ये डाइमर फॉर्म हो गया, ये मोनोमर फॉर्म हो गया। तो अगर दो टेट्रामर आपस में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो दो टेट्रामर आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये एक टेट्रामर हो गया, ये एक टेट्रामर हो गया। तो दो टेट्रामर आपस में आकर के जुड़ जाएंगे तो बन जाता है एक तरीके का 8 टेट्रामर्स आपके साथ में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी हो गया, दो दो चार और ये। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 8 टेट्रामर्स आपस में जब जुड़ जाते हैं तो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही अधिक हो जाती है और मैकेनिकल स्ट्रेस को सेल जो है वो टॉलरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टेट्रामर्स आपस में जुड़ गए, यहाँ पे 8 टेट्रामर्स आपस में जुड़ करके एक पूरा ट्विस्टेड रोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे और अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 टेट्रामर्स जुड़ करके इस तरीके के नजर आते हैं। ठीक है, तो ये एक आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर डाइमर का हो गया, ये एक डाइमर हो गया, ये दूसरा डाइमर हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 डाइमर। ठीक है, तो 8 टेट्रामर हो गए, आप 16 डाइमर्स को कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का स्ट्रक्चर हो। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखें तो एक्टिन फिलामेंट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड रहते हैं, तो ये देख सकते हैं लोकेशन वाइज। इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ कहाँ, देखिए न्यूक्लियर लैमिन या लैमिना में भी पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखिए स्पिंडल फाइबर्स वगैरह में देखने को मिल रहे हैं। तो लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्टिन फिलामेंट कहाँ पे होते हैं, इंटरमीडिएट कहाँ पे होते हैं, या माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे डायग्राम वाइज देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन CSIR से रिलेटेड है। अब अगर आपको डायमीटर पता है, जैसे 7 नैनोमीटर का डायमीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हो ना हो ये माइक्रो फिलामेंट है, माइक्रो फिलामेंट। अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि ये बड़ा है साइज में। और इसकी बात करें तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, साइज वाइज आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, अगर आप न्यूक्लियर लेमाइना में देख सकते हैं, लैमिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर, डिफरेंसेस। हालांकि मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ाया है वो डिफरेंस वाइज ही पढ़ाता हुआ चला आ रहा हूँ। तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। 25 नैनोमीटर का माइक्रोट्यूब्यूल जो कि सबसे बड़ा डायमीटर में, माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर जो सबसे छोटे हैं साइज में, और इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ट्यूबुलिन है, यहाँ पे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन इसके डाइमर है, एक्टिन से ये बनता है। और इसके अलावा केराटिन, विमेंटिन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हॉलो होता है। माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं सॉलिड होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट तो जैसे रोप होती है उस तरीके के होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड है। माइक्रोफिलामेंट में मूवमेंट होता है, सेल्यूलर मूवमेंट होता है। और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से जोड़ करके। डायनामिक की बात करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल हाईली डायनामिक है, बहुत तेजी से इनका बनना बिगड़ना होता रहता है।
माइक्रोफिलामेंट्स भी डायनामिक हैं बट उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। वहीं अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो कंपैरेटिवली स्टेबल हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस को बियर करने की क्षमता देते हैं। तो इतनी आइडिया आपको साइटोस्केलेटन से रिलेटेड होना चाहिए। आगे के लेक्चर में मैं आपके साथ और डिटेल में बात करूंगा कि किस तरीके से डायनामिक इंस्टेबिलिटी, ट्रेडमिलिंग वगैरह का काम होता है। बट अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन में गेट और सीएसआईआर वगैरह में आए हुए हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। माइटोटिक स्पिंडल हो या सेल के अंदर का मूवमेंट हो, ये सारी की सारी चीज़ें माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू गवर्न होती है। करेक्ट आंसर हो गया सी। माइक्रोफिलामेंट्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, ये भी मैंने डिस्कस किया था, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। ये भी क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स फॉर्म न्यूक्लियर लैमिना, तो न्यूक्लियर लैमिन या लैमिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर लैमिना का फॉर्मेशन करते हैं और ये एक तरीके के इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। तो लैमिन प्रोटीन्स यहाँ पे हो गए। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करवाना है। तो केरेटिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो कौन से सेल्स में पाया जाता है? तो अगर हम देखें तो पहले का हो जाता है सी, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है केराटिन। दूसरे की बात करें तो विमेंटिन, विमेंटिन किस में पाया जाता है भाई? तो विमेंटिन मीजेनकाइमल सेल्स के अंदर देखा जाता है, ये भी मैंने पढ़ाया था। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट में डेस्मिन, डेस्मिन जो है वो मसल सेल्स के अंदर देखा जाता है। और फोर्थ में न्यूरोफिलामेंट ऑब्वियसली न्यूरॉन्स के अंदर देखा जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसा कि मैंने बताया था कि उनका नेचर बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, तो कंपोज्ड ऑफ एक्टिन नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डायमीटर 7 नैनोमीटर नहीं, 25 नैनोमीटर के आसपास होता है। 7 नैनोमीटर माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर है। शोज डायनामिक इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल सही, यही पॉइंट सही है। न्यूक्लियर लैमाइना इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हो गए। तो उम्मीद है कि ये इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा साइटोस्केलेटन से रिलेटेड। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंस के बैचेस 15 जून से शुरू होने वाले हैं। रफली एक हफ्ता रह गया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं नए बैच को ज्वाइन करने के लिए तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8299134528। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से बैच को ज्वाइन किया जाए गेट बीटी और गेट एक्सेल की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।